बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने प्रीवियस लेक्चर में एजुकेशनल रिसर्च के बारे में थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, मैं सिर्फ उनको थोड़ा सा दोहराता रहूँ कि एजुकेशनल रिसर्च के बारे में हमने पढ़ा था कि एजुकेशनल रिसर्च क्या चीज़ है, उसका पर्पस क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसका स्कोप क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने उसकी इम्पोर्टेंस यानी सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि जब हम रिसर्च करते हैं तो उस रिसर्च के लिए जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो डेटा कहाँ से कलेक्ट किया जाता है, किस तरह से कलेक्ट किया जाता है, उसके टाइप्स क्या क्या है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ डेटा को। ठीक है, कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डेटा पर्टिकुलरली इन एजुकेशनल रिसर्चेज। ज़्यादातर एजुकेशन जितने भी रिसर्चेज होते हैं, चाहे वो एजुकेशनल रिसर्च हो, चाहे वो सोशल रिसर्च हो, चाहे वो प्योर रिसर्च हो, चाहे वो अप्लाइड रिसर्च हो, चाहे वो किसी भी किस्म का रिसर्च क्यों ना हो, सोर्सेस ऑफ डेटा ऑलमोस्ट सबके लिए एक जैसे रहते हैं। तो डेटा कलेक्शन इज अ वाइटल स्टेप फॉर ड्राइंग कंक्लूजन एंड वैलिडेटिंग हाइपोथेसिस। अभी मैं आगे जाकर आपको पूरा रिसर्च डिजाइन सिखाऊंगा कि किस तरीके से रिसर्च डिजाइन बनाया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि जब भी आप रिसर्च करना चाहते हैं उस रिसर्च के लिए आप एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो कि सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो उसको सही या गलत साबित करने के लिए आप कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं। वो डेटा अगर आपके हाइपोथेसिस के हक में आता है तो आप उस हाइपोथेसिस को सही समझते हैं, आप उसको वैलिडेटेड समझते हैं, आप उसको रिलायबल समझते हैं। और अगर वो आपके हाइपोथेसिस के हक में नहीं आता तो फिर आप अल्टरनेट हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं। ठीक है, या उसी को सही साबित करते हैं। तो डेटा कलेक्शन एक ऐसा टूल है या एक ऐसा स्टेप है जिसमें आप डेटा कलेक्ट करते हैं और उस डेटा की बुनियाद पर आप अपने हाइपोथेसिस को सही या गलत साबित कर सकते हैं। इस डेटा को, इस इंफॉर्मेशन को यूज किया जाता है आपके रिसर्च को स्ट्रेंथन करने के लिए, आपके रिसर्च को तमाम स्टेजेस से गुजारने के लिए, और आपकी फाइनल रिकमेंडेशंस और जो आपकी जो सजेशंस हैं, ठीक है, रिजल्ट्स है या जो फाइंडिंग्स है, उनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो डेटा कलेक्शन जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आगे जाकर मैं आपको सारी ये जो स्टेप्स है ये डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, डेटा दो सोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है या दो तरह का डेटा हमारे पास मौजूद होता है। एक हमारे पास कहलाता है प्राइमरी डेटा और दूसरा हमारे पास कहलाता है सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा एक ऐसा डेटा होता है जो कि फर्स्ट हैंड होता है, यानी ये ओरिजिनल डेटा होता है, फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जा रहा होता है, किसी ने इससे पहले इसको कलेक्ट नहीं किया जाता। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्राइमरी सोर्सेज आर द फर्स्ट हैंड ओरिजिनल डेटा कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्सेज बाय द रिसर्चर्स। यानी आपने किसी से डेटा कलेक्ट करना है तो आप डेटा कलेक्ट करने के लिए अपने सैंपल्स के पास, अपने पॉपुलेशन के पास आप डायरेक्ट जाते हैं, आप उनसे इंटरव्यू लेते हैं, आप उनसे क्वेश्चनियर फिल करवाते हैं जो कि डायरेक्टली वो डेटा आपको देते हैं। तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा, मतलब आप ओरिजिनली आप खुद जाकर उसको कलेक्ट करते हैं। दीज आर रॉ मटेरियल दैट हैव नॉट बीन इंटरप्रेटेड और अल्टर्ड बाय अदर्स। यूजुअली सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो पहले लोगों ने कलेक्ट किया होता है, उसको एनालाइज किया होता है, उसमें तब्दीलियां लाई हुई होती हैं, और वो फिर अगर उसका मदद आप लेते हो तो वो सेकेंडरी डेटा कहलाता है। लेकिन जो प्राइमरी डेटा है वो एक ऐसा डेटा होता है जिसको अभी तक किसी ने प्रोसेस नहीं किया होता। ये फर्स्ट टाइम आपके हैंड में आता है और आप इसके मदद से अपने डेटा को, अपने रिसर्च को, अपने एजुकेशनल रिसर्च को समझने की, उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसमें आपके पास इंटरव्यूज आ जाते हैं, पर्सनल इंटरव्यूज। मिसाल के तौर पर आप किसी से जाकर इंटरव्यू करते हैं तो उसका जो डेटा आपके पास आया वो डेटा को आप फिर क्या करते हो, प्रोसेस करते हो ताकि आप उसको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सके। इसी तरह सर्वे के जरिए से, क्वेश्चनियर्स के जरिए से, ये आगे सारी जो सारी चीजें आ रही है ना, टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन, इंटरव्यू, सर्वे, क्वेश्चनियर, ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्ड, ये आगे सारे जाकर मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो प्राइमरी सोर्सेज हमारे पास क्या होते हैं? प्राइमरी सोर्सेज या प्राइमरी डेटा हमारे पास क्या होता है कि एक ऐसा डेटा होता है जो कि फर्स्ट टाइम रिसर्चर के पास आता है, जो कि ओरिजिनल डेटा होता है, और रिसर्चर उसको अपने मुताबिक इनकॉर्पोरेट कर सकता है और अपने मुताबिक उसको मोल्ड कर सकता है। मतलब उसको इंटरप्रिटेशन के प्रोसेस से ये रिसर्चर, मतलब ये फर्स्ट हैंड होता है। जिस तरह अक्सर नहीं कहते, हम कहते हैं ये सेकंड हैंड है। सेकंड हैंड का मतलब है पहले
किसी ने लेकर इसको इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, ये फर्स्ट हैंड होता है, मतलब ओरिजिनल डेटा होता है। फिर हमारे पास सेकेंडरी डेटा या सेकेंडरी सोर्सेज जो है ना, ये हमारे पास सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन होती है। यानी ये डेटा किसी और ने कलेक्ट किया होता है, आप उसके डेटा को इस्तेमाल करके अपने रिसर्च को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, या वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी सोर्सेज आर द सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन that has already been collected, analyzed and interpreted by others। मतलब दूसरे लोगों ने इसको इंटरप्रेट किया होता है, उसको एनालाइज किया होता है, उसको स्टडी किया होता है, और उसी स्टडी करने की वजह से आप क्या करते हो, आप उसको यूज करते हो। दीज आर यूजफुल फॉर बैकग्राउंड नॉलेज एंड सपोर्टिंग लिटरेचर। आगे जाकर मैं आपको एक स्टेप बताऊंगा जिसमें जिसे हम कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू से ये होता है कि आप जब कोई भी प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हैं, तो यूजुअली उस प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए आप उसका बैकग्राउंड स्टडी करते हैं कि आया इस प्रॉब्लम पर पहले किसी ने काम किया है या नहीं किया। अगर किया है तो उसके रिजल्ट्स और फाइंडिंग्स क्या आए हैं। तो जब भी आप रिसर्च करते हैं, उसमें लिटरेचर रिव्यू का एक अहम चैप्टर होता है, एक अहम स्टेप होता है, जिसमें आप जर्नल्स को, जिसमें आप आर्टिकल्स को, जिसमें आप मुख्तलिफ रिसर्चेस को पढ़ते हैं, ताकि आपका माइंड जो है ना वसी हो सके, आपको पता चल सके कि यार किस किस शख्स ने किस किस तरीके से किस किस एंगल पे काम किया है, ठीक है। तो सेकेंडरी सोर्सेज क्या करते हैं, ये रिसर्चर के माइंड को इनलाइटन करते हैं, ये रिसर्चर के माइंड को इनलार्ज करते हैं और उसको विजडम प्रोवाइड करते हैं कि किस एंगल पर, किस टॉपिक पर काम किया जा चुका है और मैंने किस एंगल पर काम करना है। ये सेकेंडरी सोर्सेज हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, बुक्स हो सकते हैं, टेक्स्ट बुक्स हो सकते हैं, जर्नल्स हो सकते हैं, आर्टिकल्स हो सकते हैं, एकेडमिक पेपर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट एजुकेशनल रिपोर्ट्स हो सकती हैं, स्टेटिस्टिकल डेटाबेस हो सकता है, रिव्यूज हो सकते हैं, क्रिटिक्स हो सकते हैं, थियोरेटिकल एनालिसिस हो सकते हैं। मतलब हर वो चीज जो किसी ने पहले की हुई हो और आप अभी, मिसाल के तौर पर आपको मैं कहता हूँ कि इस महीने का या हमारे पाकिस्तान में 2025 का जो है ना हमारा लिटरेसी रेट क्या है, तो अभी सरकार ने इस पर बड़ा सर्वे किया हुआ है, सब कुछ डेटा कलेक्ट किया हुआ है। आप सिर्फ जाते गूगल पे इसको सर्च करते हैं और वो डेटा आप मुझे दे देते हैं। तो आपने क्या किया, आपने सेकेंडरी सोर्स से डेटा कलेक्ट किया, जिसको हासिल करने के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर लिया। तो ये हमारे पास कुछ सोर्सेज थे जिनकी मदद से हम डेटा हासिल करते हैं। प्राइमरी सोर्स जो कि ओरिजिनल होता है, जो आप खुद कलेक्ट करते हो पहली बार, और सेकेंडरी सोर्सेज जो ऑलरेडी कलेक्टेड होते हैं, जिसको आप स्टडी करते हैं। आई होप यू आर क्लियर इनफ अबाउट दिस नाउ। जब हम रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के वेरिएबल्स आते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है जिसमें तब्दीलियां आती हैं, याद रखना, ठीक है। अभी मैं आपको अपना एमफिल का रिसर्च है उसका मैं आपको एक टॉपिक, मैं आपको अपना टॉपिक लिखकर बताता हूँ। डंडी इसको गौर से देखिएगा, ठीक है। मैंने रिसर्च किया इम्पैक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस ऑन वर्किंग वुमेन, a case study of कोयटा सिटी। अभी ये मैंने आपके सामने एक टाइटल लिखा, ठीक है। आगे मैं आपको जाकर टाइटल भी बताऊंगा कि टाइटल किस तरह बनाते हैं। अभी वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल दो किस्म के होते हैं, मतलब वेरिएबल का मतलब है तब्दीलियां आना। दो किस्म के वेरिएबल होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसमें जिस ये अभी अगर आप डेफिनेशन देखें तो एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज व्हाट द रिसर्चर मैनिपुलेट्स, ठीक है। मतलब जिस पर दूसरे चीजों का असर पड़ता है, यानी उस पर, मिसाल के तौर पर टीचिंग मेथड, मैं एक रिसर्च करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई टीचिंग मेथड का स्टूडेंट्स की अचीवमेंट पर क्या असर अंदाज होता है, ठीक है। मतलब अभी टीचिंग मेथड क्या है, टीचिंग मेथड इंडिपेंडेंट है। अगर टीचिंग मेथड अच्छा होगा तो असर किस पे पड़ेगा, स्टूडेंट्स की अचीवमेंट पे पड़ेगा। टीचिंग मेथड बुरा होगा तो असर किस पे पड़ेगा, स्टूडेंट्स की अचीवमेंट पे पड़ेगा। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो कि आपके रिसर्च का मेन वेरिएबल होता है, और उसका असर बाकी आने वाले तमाम डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर होता है जो कि आपको रिजल्ट देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं, मैंने टॉपिक लिखा कि द इम्पैक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस ऑन वर्किंग वुमेन, इम्पैक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस ऑन वर्किंग वुमेन। अभी मेरे पास दो दो से तीन वेरिएबल्स मैंने यहाँ पर किए। सबसे पहला मैं इम्पैक्ट्स की बात कर रहा हूँ, इम्पैक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस।
डोमेस्टिक वायलेंस के असरात ऑन वर्किंग वुमेन पे, उन खवातीन पर जो कि घरों में काम करती हैं या फिर दफ्तरों में काम करती हैं, सरकारी इदारों में काम करती हैं, प्राइवेट इदारों में काम करती हैं। अभी देखें, अगर डोमेस्टिक वायलेंस होगा भी तो असर किन पे पड़ेगा? वुमेन पे पड़ेगा। अगर डोमेस्टिक वायलेंस नहीं भी होगा तो असर किन पे पड़ेगा? वुमेन पे पड़ेगा। ठीक है, दोनों सूरतों में वुमेन पर असर पड़ रहा है। तो डोमेस्टिक वायलेंस आपके पास यहाँ पर क्या हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर वुमेन है ना, अगर डोमेस्टिक वायलेंस है तो वुमेन पे असर, ना नहीं भी है तब भी वुमेन पे असर। तो हमारे पास क्या हुआ, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। तो डिपेंडेंट वेरिएबल जब भी आप टॉपिक बनाते हैं तो उसमें आप मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल्स डाल सकते हैं, लेकिन जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है यूजुअली वो एक होता है। ठीक है, द डिपेंडेंट वेरिएबल इज द आउटकम बीइंग मेजर्ड, मतलब जिसका असर, अभी मिसाल के तौर पर मैंने द इम्पैक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, अभी इम्पैक्ट्स क्या है, इम्पैक्ट्स डोमेस्टिक वायलेंस है, इम्पैक्ट एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। इम्पैक्ट डोमेस्टिक वायलेंस है तो इम्पैक्ट ज्यादा होंगे, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है तो इम्पैक्ट कम होंगे। यानी डोमेस्टिक वायलेंस की अवेलेबिलिटी, ये क्या हुआ इस केस में, ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और इसका असर किस पे पड़ेगा, इम्पैक्ट्स पे पड़ेगा। तो मुख्तलिफ किस्म के वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया जाता है जब आप कोई भी रिसर्च डिजाइन बनाते हैं, जब कोई भी आप रिसर्च क्वेश्चन डेवलप करते हैं या कोई भी रिसर्च डिजाइन बनाते हैं। तो आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से रिसर्च डिजाइन बनाते हैं। ये पहले हम बेसिक्स थोड़ा सा समझ रहे हैं, फिर हम एक बाकायदा मैं आपको आगे जाकर दिखाता हूँ कि हम किस तरीके से रिसर्च डिजाइन बनाते हैं। ये पूरा इस पर हमारा एक लेक्चर होगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स दो किस्म के, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट ये है जो कि अकेला खड़ा रहता है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता, वो यूजुअली आपके जो टाइटल होता है उसमें एक ही होता है। लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं और उनका असर पड़ता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर। ठीक है, तो ये मल्टीपल आप टॉपिक में डाल सकते हैं। फिर हमारे पास जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारे पास दो किस्म के ग्रुप्स होते हैं, याद रखें। एक कोई भी किसी भी किस्म का रिसर्च होता है तो हमारे पास दो किस्म के ग्रुप होते हैं, एक होता है कंट्रोल ग्रुप, एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अभी इस तरह है कि मिसाल के तौर पर मैं एक सिंपल मिसाल देता हूँ कि मैं एक कॉस्मेटिक कंपनी का एक नुमाइंदा हूँ। ठीक है, तो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं फेयर एंड लवली कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर हूँ और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि फेयर एंड लवली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, पर्टिकुलरली जब लोग सूरज में एक्सपोज होते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं दो ग्रुप्स बनाता हूँ, एक कंट्रोल ग्रुप बनाता हूँ। कंट्रोल ग्रुप वो होता है जिन पर मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करता, बस वो साइड पे रहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं दोनों लोगों को धूप में लाकर खड़ा करता हूँ 1 घंटे के लिए। ठीक है, एक ग्रुप को मैं फेयर एंड लवली नहीं लगाता और जो दूसरा ग्रुप है उन सबको कहता हूँ कि भाई आप अपने हैंड्स पर और आप अपने फेस पर फेयर एंड लवली अप्लाई करें। अभी इन दोनों ग्रुप को, एक ग्रुप ये है कि आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है जिसको आपने कहा कि भाई ये कॉस्मेटिक्स आप इस्तेमाल करें, और दूसरा ग्रुप आपके पास आया कंट्रोल ग्रुप जिस पर आपने कोई चीज अप्लाई नहीं किया, वो सिर्फ इसलिए किया कि आप सिर्फ बाद में जब कंपैरेटिव एनालिसिस करोगे कि आया ये चीज काम कर भी रही है या नहीं कर रही, तो उसको, उस रिजल्ट को जज करने के लिए आप क्या करते हो, कंट्रोल ग्रुप का इस्तेमाल करते हो। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रिसीव द ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिस पर आप एक्सपेरिमेंट करते हो। ठीक है, तो वो आप इसलिए उसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं। और जो कंट्रोल ग्रुप है, कंट्रोल ग्रुप डज नॉट सर्व एज अ बेस लाइन, इट डज नॉट रिसीव एनी एक्सपेरिमेंट, it is used for comparison, both helps assess the true impact of the independent variable। ये क्या करता है, ये हमें बताता है कि आया किसी चीज का, किसी रिसर्च का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया। अभी कॉस्मेटिक्स की जैसे मैंने आपको मिसाल दी, तो आप 1 घंटे बाद जब दोनों को लेकर आते हैं रूम में तो देखते हैं कि जिसने फेयर एंड लवली लगाया और जिसने जिसने नहीं लगाया था, आप दोनों का फेस वॉश करवाते हैं और उनको जब ऑब्जर्व करते हैं तो आपको पता चलता है कि जो जिसने फेयर एंड लवली अप्लाई नहीं किया था, तो अगर उसका चेहरा ज्यादा टैन हुआ हो बमुकाबला उन लोगों के जिन्होंने फेयर एंड लवली चेहरे पर अप्लाई की हुई थी, तो आप अपने हाइपोथेसिस को जस्टिफाई कर देते हो कि देखो भाई मैंने जो दावा किया था कि फेयर एंड लवली जो है ना लोगों को टैन होने से बचाता है, सनलाइट से या सनस्क्रीन देता है या सन की जो यूवी लाइट्स होती हैं उनसे बचाता है, तो ये देखो भाई ये हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया और उससे आपको क्या हुआ। अभी यहाँ पर आपका क्या हुआ, जो कंट्रोल ग्रुप था वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ
और जो डिपेंडेंट वेरिएबल था वो क्या हुआ आपका, जो जिन लोगों ने कॉस्मेटिक अप्लाई की थी। तो जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हमारे पास, अगर हम कंपैरेटिव रिसर्च करते हैं तो हमारे पास दो किस्म के ग्रुप्स आते हैं, एक होता है कंट्रोल ग्रुप, एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ये आपको इसलिए पता होना चाहिए, अगर आगे जाकर हम रिसर्च डिजाइन पढ़ेंगे तो आपको ये तमाम चीजों का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक्स चीजें हैं। और ये ज्यादातर ऐसे भी हो सकता है कि अगर आपके पेडागोजी के पोर्शन में वो आपको टर्मिनोलॉजीज दे दे कि भाई इन टर्मिनोलॉजीज को एक्सप्लेन करें, तो फिर आप उनको वन लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। फिर डेटा जो कलेक्ट किया जाता है, किसी भी रिसर्च को करने के लिए डेटा कलेक्ट किया जाता है, तो उसके लिए मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से डेटा कलेक्ट किया जाता है। उनमें से कुछ तरीके मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं जो कि बहुत ईजी और बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं। सबसे पहला है क्वेश्चनियर। क्वेश्चनर क्या होता है? क्वेश्चनियर एक पीस ऑफ पेपर होता है, मतलब एक कागज है। उस कागज पर आपने बहुत सारे सवाल लिखे हुए हैं और जिस बंदे से आपने डेटा कलेक्ट करना है आप उसके पास चले जाते हो और आप उसको कहते हो कि भाई आप इस इन सवालों का जवाब मुझे दे दें, ठीक है। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल तो ये है कि आप क्लोज एंडेड उनको देते हैं। मिसाल के तौर पर आप उनको कहते हो कि कोयटा में इस दफा गर्मी शदीद तरीके से पड़ रही है। आप उसको दो ऑप्शन देते हो, यस, नो। तो ये क्लोज एंडेड हो गया। तो आप उसको कोई एक्सप्लेनेशन की इजाजत नहीं देते, तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, ठीक है। और ओपन एंडेड भी क्वेश्चंस आप उनको दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हो कि क्या आप समझते हैं कि कोयटा का मौसम तब्दील हो चुका है? आप उनके लिए चार पांच लाइनें छोड़ देते हैं और आप उनको कहते हैं कि आप इसका जवाब लिखें। तो क्वेश्चनियर बहुत ओपन एंडेड भी हो सकता है, क्लोज एंडेड भी उसके अंदर क्वेश्चन हो सकते हैं। Questionnaire is used to collect data from individuals through structured questions और अनस्ट्रक्चर्ड ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब अभी उम्मीद है मुझे आपको समझ आ चुकी होगी कि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं और ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं। मतलब ये स्ट्रक्चर आपने पहले से बनाया होता है कि यार ये सवाल मैंने पूछने हैं, ये सवाल जो है ना मैंने डिजाइन किए हुए हैं, इसके मुताबिक मैंने पूछना है उनको, ठीक है। अगर आप उनको ऑप्शंस देते हैं ए बी सी डी, तो वो क्लोज है ना कि इन चारों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो वो क्लोज एंडेड होंगे। लेकिन जब आप उनको इस तरह के ऑप्शन नहीं देते और उनको अपने आप को ओपनली एक्सप्रेस करने की इजाजत देते हैं तो उसे हम फिर क्लोज। दे आर सुटेबल फॉर लार्ज स्केल सर्वेज टू गैदर इंफॉर्मेशन ऑन ओपिनियंस, एटीट्यूड एंड फैक्चुअल। ये बड़े पैमाने पर जब आप रिसर्च वगैरह करते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद समझा जाता है। फायदेमंद इसलिए भी समझा जाता है, मैं अभी आपको इसके कुछ रीजंस बताता हूँ। एज कम्पेयर टू अदर्स, उसमें ये होता है कि आप घर में बैठे बैठे आप हजारों लोगों को ईमेल के जरिए से आप क्वेश्चनर भेज सकते हैं, या आप यूनिवर्सिटी में जाकर आपके पास जो स्टूडेंट्स बैठे हुए होते हैं, कैंटीन्स पे बैठे हुए होते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल्स में बैठे हुए होते हैं, आप उनको दे देते हो, आप कहते हो ब्रदर प्लीज फिल दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें जो असल चीज है ना वो ये है कि आपके पास हाई रेट ऑफ रिटर्न होता है, यानी आपके पास जो है ना ज्यादा लोग इसको फिल करके आपको वापस दे देते हैं एज कम्पेयर टू इंटरव्यूज। मिसाल के तौर पर आप किसी के पास इंटरव्यू के लिए जाते हो, आप उसको कहते हैं यार मुझे आपकी 10-15 मिनट चाहिए, वो कहते हैं नहीं यार मैं 10-15, मैं दोस्तों के साथ बैठा हूँ, मैं चाय पी रहा हूँ, हमारे 10 मिनट की ब्रेक, मैं आपको टाइम नहीं दे सकता। तो आपके पास जो है ना कम वक्त में क्वेश्चनियर जो है ना ज्यादा डेटा आपको कलेक्ट करके देता है। इसमें हाई रेट ऑफ रिटर्न होता है, ये इजी भी होता है, एक्सेसिबल भी होता है, आपकी टाइम की भी बचत हो रही होती है। ये ईमेल के जरिए से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए से आप करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका प्रिंटिंग का खर्चा कम आता है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद समझा जाता है। फिर हमारे पास आ गया इंटरव्यू। इंटरव्यू इज यूज फॉर बोथ इन डेप्थ डेटा कलेक्शन, मतलब इन डिटेल जब आप डेटा कलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है और ये सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, ठीक है, या अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। इसकी सिंपल मिसाल है, स्ट्रक्चर्ड क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि यार आज मैं आपको जियो न्यूज पे बुलाऊंगा और मैं आपका इंटरव्यू लूंगा। तो आप मुझे कहते हो भाईजान आप मुझे बुला तो रहे हो, आप मुझे बताओ आप मुझसे पूछोगे क्या। अगर मैं आपको सवालात बता देता हूँ, पहले से भेज देता हूँ कि भाई ये सवालात मैं आपसे पूछूंगा, तो ये इंटरव्यू कौन सा इंटरव्यू हुआ, ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, मतलब यहाँ पर क्वेश्चंस ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड है। या फिर इस तरह होता है, मैं आपको कहता हूँ सेमी स्ट्रक्चर्ड, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपकी जवाबात से मैं कुछ क्वेश्चंस और बना देता हूँ, तो ये सेमी स्ट्रक्चर्ड है। और अनस्ट्रक्चर्ड क्या है कि बिल्कुल जो है ना किसी को पता नहीं कि भाई क्या सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इन तमाम जो इंटरव्यू के जरिए से जो क्वेश्चन कलेक्ट किए जाते हैं, जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, ये नई चीजों को एक्सप्लोर किया जाता है, दरियाफ्त किया जाता है, एक्सपीरियंसेस को, लोगों के एक्सपीरियंसेस को, ऑब्जर्वेशन को, उनकी नॉलेज को जो है ना टटोला जाता है, ताकि पता चले कि वो क्या सोचते हैं किसी चीज के बारे में, ठीक है। तो इंटरव्यू इज द सेकंड टूल ऑफ डेटा कलेक्शन। फिर ऑब्जर्वेशन भी है। आप ऑब्जर्वेशन के लिए की सूरत में भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को जो है ना
पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, आप लोगों के साथ बैठ सकते हैं, आप उनकी जो है ना हकदार रिवायात को के बारे में सोच सकते हैं, आप उनको एक्सपीरियंस आप उनके एक्सपीरियंस को देखते हैं, ठीक है, कि आया उन्होंने क्या वो अच्छा बिहेव कर रहे हैं, क्या वो बुरा बिहेव कर रहे हैं, क्या वो अपने आप पर कंट्रोल रखते हैं या नहीं रखते हैं। मिसाल के तौर पर अक्सर आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्लासरूम में चले जाते हैं, आप सिर्फ खामोशी से बैठते हैं और टीचर पढ़ा रहा होता है, तो आपको पता चलता है कि यार ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, बुरा पढ़ा रहा है, टीचर स्टूडेंट जो है ना ओबीडियंट है या नहीं ओबीडियंट। तो ये तमाम चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ऑब्जर्वेशन के लिए। तो इट इज यूज टू सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड बिहेवियर्स और इवेंट्स, कैन बी स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप अपने पास चेकलिस्ट लेकर जाते हो, आप टीचर को ऑब्जर्व कर रहे होते हो और आप देखो यार इसमें कॉन्फिडेंस है या नहीं है, क्या इसके पास नॉलेज है या नहीं है, ठीक है। तो आप इनको स्ट्रक्चर तौर पर भी देख सकते हो, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं, सिर्फ बातों से आप उनको सीख भी सकते हैं। ये क्लासरूम सेटिंग्स वगैरह में, इंटरेक्शन में, टीचिंग स्टाइल में आप लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। फिर सेकेंडली लास्ट हमारे पास क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। कुछ टेस्ट होते हैं, प्री डेवलप्ड इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड टू मेजर स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स सच एज अचीवमेंट, एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस। दीज टेस्ट आर वेरीडेटेड एंड नॉन रेफरेंस्ड टू इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक किस्म के टेस्ट होते हैं जिनको जी टेस्ट, टी टेस्ट, काय काय स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। तो ये इन्हें कहा जाता है। इसमें ये होता है कि आप जब डेटा कलेक्ट करते हैं, स्टेटिस्टिक्स आप कलेक्ट करते हैं, तो फिर उसके बाद आप उसको एक बाकायदा एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके जरिए से या क्वेश्चंस के जरिए से आप उसको सॉल्व करते हैं और फिर आपको उसका डेटा हासिल होता है। तो दीज वर सम ऑफ द टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन। आई होप यू आर क्लियर इनफ अबाउट इट। यहाँ तक कोई सवाल है आपका तो पूछ सकते हैं। Clear to everybody? Please drop me yes. खालदा, जहीर, शमीम, फरजाना, आई होप इट्स क्लियर। ओके, अभी हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग की तरफ, ठीक है। कि जब भी आप डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप मुख्तलिफ किस्म के, आप जब डेटा कलेक्ट करते हो तो जरूरी नहीं है कि आप हर किसी से डेटा कलेक्ट करें। डेटा जिनसे कलेक्ट किया जाता है उसे हम कहते हैं सैंपल्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, सैंपल्स। अभी सैंपल जो है ना हर किसी से कलेक्ट नहीं किया जाता, डेटा हर किसी से कलेक्ट नहीं किया जाता, उन लोगों से डेटा कलेक्ट किया जाता है जिन पर आप रिसर्च करते हो। मिसाल के तौर पर मैंने आपको कहा ना कि इम्पैक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस ऑन वर्किंग वुमेन, तो मैं मुख्तलिफ वर्किंग वुमेन के पास जाकर उनसे डेटा कलेक्ट करता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि भाई क्या इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बुरा परफॉर्मेंस दिया, तो मैं वर्किंग वुमेन से कलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इसी के साथ साथ मिसाल के तौर पर आप ड्रग एडिक्ट्स के बारे में डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप ड्रग एडिक्ट्स के पास जाते हो डेटा कलेक्ट करने के लिए। आप फॉर एग्जाम्पल जो है ना हैंडीकैप या डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप हैंडीकैप लोगों के पास जाएंगे डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो डेटा मुख्तलिफ सोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है। आपके जो सैंपल्स होते हैं वो मुख्तलिफ लोग होते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, दो किस्म के सैम्पलिंग की जो मेन जो हमारे पास टेक्निक्स है वो दो हैं। इनके अंदर फिर बहुत सारे टाइप्स आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस। क्या चीज, चांसेस, वेयर एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज अ नोन चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। यानी क्या होता है कि जिस एरिया में आप रिसर्च करते हो उस एरिया को हम कहते हैं यूनिवर्स। मिसाल के तौर पर मैंने कोयटा में रिसर्च किया तो मेरा यूनिवर्स क्या हुआ, कोयटा हुआ। कोयटा के लोग जो मेरे सवालात का जवाब देंगे वो मेरी पॉपुलेशन कहलाएगी। और उस पॉपुले वो पूरे कोयटा के लोग, ठीक है, वर्किंग वुमेन, सारी मेरी पॉपुलेशन कौन है, वर्किंग वुमेन है। लेकिन उनके अंदर मैं जिन जिन से डेटा लेता हूं वो डेटा देने वाले मेरे क्या होंगे, सैंपल कहलाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वो सैंपल होते हैं जिसमें तमाम पॉपुलेशन में जो लोग मौजूद हैं उन सब के चांसेस होते हैं कि भाई हर बंदा जो है ना सैंपलिंग का हिस्सा बन सकता है। मिसाल के तौर पर वर्किंग वुमेन की मैं बात कर रहा हूँ, तो वर्किंग वुमेन पूरे कोयटा में जो भी वर्किंग वुमेन है, चाहे वो स्कूल में काम करने वाली है, चाहे वो सेक्रेटेरिएट में काम करने वाली है, चाहे वो जुडिशरी में काम करनी है, वो मेरी सैंपल का हिस्सा बन सकती है। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ये है कि वेयर सम मेंबर्स हैव अ हायर चांस ऑफ सिलेक्शन देन अदर्स। मतलब यहाँ पर क्या होगा
कि कुछ लोगों के ज्यादा चांसेस, फॉर इंस्टेंस मैं वेरी सॉरी टू से, हाँ डोंट माइंड, मैं फॉर एग्जांपल प्रोस्टिट्यूशन पे काम करता हूँ, मैं ड्रग एडिक्शन पे काम करता हूँ, या मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे काम करता हूँ। तो यहाँ पर हर बंदा ये काम नहीं करता। मैं क्वेटा सिटी में काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ड्रग पेडलर्स को देखना है, ठीक है, कि भाई कौन कौन जो मंशियात फरोश है। अभी हर बंदा मंशियात फरोश नहीं है, यानी मैंने जो इंटरव्यू करना है, क्वेश्चनियर फिल करवाना है, तो वो मैं किससे सिर्फ करवाऊंगा, मंशियात फरोश से करवाऊंगा। तो मेरे पूरे क्वेटा सिटी में हर किसी का चांस नहीं है। इसके लिए फिर मैं क्या करूंगा, नॉन प्रोबेबिलिटी, मतलब हर किसी के पास चांस नहीं है। नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर मिसाल के तौर पर बहुत सारे सैम्पलिंग के टेक्निक्स आते हैं। उसमें मैं स्नोबॉल सैम्पलिंग करता हूँ। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है, आप एक ड्रग एडिक्ट के पास जाते हो या ड्रग पेडलर के पास जाते हो, उससे डेटा कलेक्ट करते हो, वो आपको किसी दूसरे का एड्रेस दे देता है, आप उसके पास चले जाते हो, उससे डेटा कलेक्ट करते हो, वो आपको तीसरे का एड्रेस दे देता है, तीसरा आपको चौथे का एड्रेस दे देता है। तो जिस तरह आपने देखा होगा ना, जब बर्फबारी होती है, तो वो बर्फबारी में क्या होता है, जब थोड़ा छोटा सा बर्फ होता है, जब आप उसको जमीन पर ऐसे घुमाते जाते हो, घुमाते जाते हो, घुमाते जाते हो, तो उसके साथ मजीद बर्फ लगना शुरू हो जाती है, और वो आखिर में एक बहुत बड़ा गोला बन जाता है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर स्नोबॉल सैंपलिंग वही सैंपलिंग की टाइप है, ठीक है। तो ब्रॉडली सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ये सैंपलिंग होता है जिसमें आपके पॉपुलेशन को हर किसी का चांस होता है कि वो सैंपल का हिस्सा बन सके, और नॉन प्रोबेबिलिटी वो होता है जिसमें हर किसी का चांस नहीं बनता सैंपल बनने का। आई होप इट्स क्लियर। सिर्फ मुझे एक यस बताएं ताकि फिर मैं आगे चलूं, क्विकली प्लीज, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। ओके, फिर मेथड्स हैं। आप मुख्तलिफ तरीकों से रिसर्च कंडक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई क्या मसला है, किधर मसला है, ये सबसे पहला स्टेप होता है। इट इज द फर्स्ट स्टेप टू क्लेरिफाई, क्लियरली डिफाइन व्हाट इशू और क्वेश्चन द रिसर्च एम्स टू एड्रेस। अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम गाइड्स द इंटायर स्टडी। मतलब सबसे पहले आप अपने, जब भी आप रिसर्च करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो कि भाई प्रॉब्लम है क्या। आप उसको डिफाइन भी करते हो कि भाई प्रॉब्लम किन लोगों को इफेक्ट कर रही है। फिर उस डेटा, उस प्रॉब्लम के रिलेटेड आप कलेक्शन और वेरिफिकेशन ऑफ सोर्सेज करते हो, यानी आप मुख्तलिफ डेटा का इस्तेमाल करते हुए रिसर्चर्स गैदर डेटा फ्रॉम प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज। अभी आई होप प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज आपको पता है, और आप चेक करते हो, आप उस डेटा के मुताबिक चेक करते हो कि क्या उस डेटा पर रिलाई किया जा सकता है, क्या उस डेटा को उसकी रेलेवेंसी है, ताकि आप जो डेटा कलेक्ट करोगे या आप जो रिसर्च करोगे वो सही साबित हो। तो आप क्या करते हो, आप सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, उसको एक्सप्लेन करते हो, फिर उसके बाद आप उसको डेटा को कलेक्ट करते हो, चाहे प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना चाहो या सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करना चाहते हो। फिर उसके बाद आप उस डेटा को सिंथेसिस और इंटरप्रिटेशन करते हो। ब्रॉडली मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि द कलेक्टेड डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड। आप उस डेटा को ऑर्गेनाइज करते हो, आप उसको एनालाइज करते हो, आप उस पर, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट करते हो, जी टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। आप कोरिलेशन का टेस्ट कर लेते हो, आप उसको कंपेरेटिव एनालिसिस करते हो, आप उसको इंटरप्रेट करते हो, ताकि आपको पता चल सके कि वेरिएबल्स का आपस में क्या ताल्लुक है, क्या आया हमारे जो क्वेश्चंस, हमने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं कि क्यों हम रिसर्च करना चाहते हैं, या जो हमने हाइपोथेसिस बनाया है क्या वो सही है या नहीं है। तो आप उस डेटा को सारा एनालिसिस करते हो, उस डेटा को इंटरप्रेट करते हो, जिससे आपको पता चलता है कि आपने रिसर्च सही किया या नहीं किया। और एट द एंड ऑफ द डे आपने जो कुछ आपके रिजल्ट में आया हुआ होता है, आप उसको लिखते हो। Finally, the conclusions are written in a structured report, often including recommendations, implications, and references for future research. इसमें आप जो है ना बताते हो कि यार मेरा रिसर्च क्या था, कैसे था, मैंने कैसे इस रिसर्च को किया, और इसके मेरे पास रिजल्ट्स क्या है, और मुस्तकबिल में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ताकि ये प्रॉब्लम खत्म हो सके। अभी ये सारी चीजें जो है ना, आगे मैं आपको, ये जो रिसर्च डिजाइन है, ये कल का हमारा लेक्चर होगा। कल हमारा सिर्फ एक ही लेक्चर रिसर्च डिजाइन पे होगा। इस पर हम एक क्वेश्चन बनाएंगे और उसको हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से रिसर्च बनाया जाता है। तो रिसर्च कल पूरा जो है ना, हम उसको प्रैक्टिकली भी पढ़ेंगे, ठीक है। और भी इसके क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च मैंने आपको बताया, प्योर और अप्लाइड रिसर्च बताया। उसके अलावा भी कुछ रिसर्च के कुछ टाइप्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किए जाते, लेकिन सिर्फ आपके नॉलेज में पता हो आपको। हिस्टोरिकल रिसर्च नाम से जाहिर है, इट इन्वेस्टिगेट्स पास्ट इवेंट्स, यानी जो भी आप हिस्ट्री से रिलेटेड किसी, मिसाल के तौर पर आप कहते हो कि यार आज़ादी के वक्त पाकिस्तान की कंडीशंस क्या थे, तो उस पर जब आप रिसर्च करोगे तो वो हिस्टोरिकल रिसर्च आएगा, ठीक है।
आप उसको अभी एनालाइज करते हो और आप बताते हो कि यार अगर वही हालात अभी दोबारा हो जाते तो मुस्तकबिल में क्या हो सकता है। तो इस तरह के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का एनालिसिस देने के लिए हम हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं। फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। ये क्या करते हैं? ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग वेरिएबल्स टू डिटरमाइन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मतलब एक चीज का दूसरे पर असर, दूसरे चीज का पहले पर असर, उसको एनालाइज करने के लिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कंडक्ट किया जाता है। और लास्ट हमारा है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ये क्या होता है? इसमें आप एक्सपेरिमेंट्स वगैरह नहीं करते, लेकिन बस आप जो जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनको डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं, लिखते हैं। आप उसमें ग्रुप या कंडीशन, आप इसमें कोई चीज जो है ना चेंजेस वगैरह नहीं लेकर आते हैं। आप ऑब्जर्व करते हैं, आप रिकॉर्ड करते हैं, और एनालाइज करने के बाद आप उसको बस स्ट्रेट फॉरवर्ड आप अपनी जुबान में उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च चीजों की एक्सप्लेनेशन होती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखा जाता है, और हिस्टोरिकल रिसर्च में हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की चीजों को एनालाइज करते हैं। सो आई होप इट इज क्लियर। कुछ मेजर चीजें जो है ना जो रिसर्च के रिलेटेड है, एजुकेशनल रिसर्च के रिलेटेड है, वो मैंने आपको बता दी। ये वाला जो स्लाइड है आपके सामने, इट इज टाइम टेकिंग, और मैं नहीं चाहता कि ये जो 4-5 मिनट रह गए हैं इसमें मैं इसको डिस्कस करूं, क्योंकि ये बहुत लेंथी है और इसमें चीज़ों को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम एक बाकायदा एक रिसर्च डिजाइन बनाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये क्या क्या हो रहा है इसके अंदर। तो ये फिर हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओवर टू यू ऑल प्लीज।